छात्रों, आज हम चर्चा करेंगे इतिहास पर। बहुत खास मुख्य पॉइंटों को लेकर के चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान कब तैनात किया? मुग़ल बादशाह ने 12 अगस्त 1665 में मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। 12 अगस्त 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील का पौधा मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज ने एक महलवारी व्यवस्था तैयार की और उसे कब लागू किया? महलवारी व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होल्ट मैकेंजी ने तैयार की थी और इस व्यवस्था को जो है 1822 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील की खेती कितने प्रकार की होती है? नील की खेती 2 प्रकार की होती है, निजी होती है और रैयतवाड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय बंदोबस्त व्यवस्था किसने स्थापित की थी? स्थानीय बंदोबस्त व्यवस्था किसने, कब और कहाँ की? 3 क्वेश्चन हैं एक ही में। चार्ल्स कॉर्नवालिस ने की और 1793 ईस्वी में की थी। मद्रास का गवर्नर कौन था? मद्रास का गवर्नर थॉमस मुनरो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का नील उत्पादन कब आधा रह गया? दुनिया में जो नील उत्पादन होता था टोटल खेती, उस खेती की उपज जो है वो आधी कब रह गई थी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो 1783 से 1789 के बीच नील उत्पादन जो है वो आधी रह गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1865 में पहले कंपनी ब्रिटेन से किस वस्तु का आयात करते थे? 1865 में, यानी क्वेश्चन घुमा के लिखा है, 1865 में पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी आयात करते थे। ठीक है, 1865 में जो कंपनी है ब्रिटेन से सोना और चांदी आयात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती के 3 नाम बताइए। बेवड़, घुमंतू और कर्तन, ये 3 नाम झूम खेती के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तैयार रखिएगा। बिरसा कब गिरफ्तार हुए थे? बिरसा गिरफ्तार हुए थे 1895 ईस्वी में। ये बिरसा ट्राइबल जातियों के से आते हैं। अगला है, बिरसा का जन्म कब हुआ था? 1870 के दशक में हुआ था बिरसा का जन्म। बिरसा का जन्म किस जनजाति में हुआ था? मुंडा जनजाति में हुआ था। सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं। बिरसा की मृत्यु कब और कैसे हुई? बिरसा की मृत्यु कब और कैसे हुई? सन 1900 में बिरसा की मृत्यु हैजा के कारण हुई। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी ऐसे जनजाति समूह से व्यक्ति का नाम बताइए, महापुरुष का नाम बताइए जिसकी हैजा से मृत्यु हो गई हो। तो 1900 में बिरसा की मृत्यु हुई हैजा के कारण और इनका जन्म 70 में हुआ था, यानी 30 साल की लगभग उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। घुमंतू किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? जो घुमंतू किसान थे, आज यहाँ खेती कर ली, कल वहाँ कर ली, झूम खेती करते थे। तो पूर्ववर्ती एवं मध्य भारत के पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे ये घुमंतू किसान। यही खेती होती थी ज़्यादातर झूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती किसे कहते हैं? यही घुमंतू खेती होती है, झूम खेती। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। बैगा औरों के लिए काम करने से क्यों कतराते थे? बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे, जो जंगल के उपज पर ही जिंदा रह सकते थे। ये मानते थे कि हम जंगल की संतान हैं और जंगल हमें खाने को दे रहा है। तो मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी, इसलिए वो औरों के लिए काम नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा क्या है? तो मुंडा एक जनजाति समूह है और ये कहाँ के निवासी थे? छोटा नागपुर में रहता था। छोटा नागपुर के पहाड़ियाँ आपने देखी होंगी। कुछ जनजातियों के समूह के नाम बताइए। मुंडा, गौंड, उराव, संथाल, ये जनजातियाँ हैं और भी काफ़ी जनजातियाँ होती हैं। अपने मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातीय समूह रहते हैं। ब्रिटिश अफसरों को कौन सा आदिवासी समूह ज़्यादा सभ्य दिखाई देता था? एक जगह टिक कर रहने वाले गौंड और संथाल समूह, ये ब्रिटिश समुदाय को, ब्रिटिश जो थे उनको थोड़े सभ्य ये समुदाय दिखाई देते थे। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई, ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से आइए, स्लीपर क्या है?
लकड़ी के वे क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियाँ बिछाई जाती हैं स्लीपर कहलाते हैं। आजकल स्लीपर जो हैं पत्थरों के बिछाए जाते हैं रेल की पटरियों के लिए। आदिवासी खाना पकाने के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल करते थे? आदिवासी जो अपना खाना पकाते थे, हम लोग अलग अलग तेल इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ तो कड़वा तेल इस्तेमाल किया जाता है, बाकी कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ अन्य तेल इस्तेमाल किए जाते हैं। कड़वा तेल यानी सरसों का तेल। आदिवासी खाना पकाने के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल करते थे? आदिवासी खाना पकाने के लिए साल और महुआ के तेलों का इस्तेमाल करते थे। आदिवासी अपनी जीविका कैसे चलाते थे? देखिए, बहुत सारे इलाकों में आदिवासी क्या करते थे, पशुओं का शिकार करके और वन उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत सारी ज़रूरतें मानते थे, ज़रूरी मानते थे। वैष्णव किसे कहते हैं? देखिए, वैष्णव क्या है? वैष्णव की पूजा करने वाले को विष्णु की पूजा करने वाले को वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव संप्रदाय है एक। आदिवासी दिक्कु किसे मानते हैं? आदिवासी जो इनके यहाँ कोई बाहरी लोग आ जाते थे, आदिवासी बाहरी लोगों को दिक्कु मानते थे। अगला है, आदिवासियों के लिए सफ़ेद रंग किस बात का प्रतीक था? ये इस बात का प्रतीक था कि सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था, कि बिरसा का राज है। बैगा औरों के लिए काम करना से क्यों? ये क्वेश्चन हम अभी करा चुके हैं आपको, इसका आंसर भी शायद इसमें प्रिंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद में पहला कारखाना कब खुला? 1861 में खुला पहला कारखाना। क्या होता था, ये जो व्यापार करते थे तो ये उसके लिए अपना वो लगाते थे हिसाब किताब, जहाँ ट्रांसपोर्ट टाइप का होता था। भारत में तो उसको फैक्ट्री या कारखाना बोलते थे। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? कब और कहाँ स्थापित हुई? 1854 में मुंबई में स्थापित हुई पहली सूती कपड़ा मिल। बहुत इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। 1854 में मुंबई में भारत की पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई। प्रगलन से क्या तात्पर्य है? प्रगलन क्या होता है? चट्टान मिट्टी को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करने या धातु की बनी चीज़ों को पिघलाने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। जो कठोर चीज़ें होती हैं धातु, उनको पिघलाने के लिए धौंकनी, यही धौंकनी होती है प्रगलन के लिए। धौंकनी हवा फेंकने वाला एक यंत्र है जिसे चलाकर कोयले की आग को हवा दी जाती है। धातुमल क्या है? जो धातुएं होती हैं उनको गलाने से जो कचरा निकलता है, गंदगी निकलती है, उसको हम धातुमल कहते हैं। चरखा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे में कब स्थापित किया गया? तो ये जब चरखा भारत की पहचान बन गया 1931 में, तो उसे तिरंगे के बीच वाली पट्टी पर पट्टी में स्थान दिया गया था। ठीक है, कब? 1931 में। चिप्पीगार कौन थे? कपड़ा जो छपाई होती है और उस छपाई में छापेदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को थप्पे से छपाई करने वाले माहिर कारीगर की ज़रूरत पड़ती थी। इन्हीं कारीगरों को चिप्पीगार कहा जाता था। नेक्स्ट है, बुनाई के लिए प्रसिद्ध समुदायों के नाम बताए। ज़्यादा बुनाई करते थे तो बंगाली के तांती बुनकर थे, उत्तर भारत के जुलाहा और मोमीन, और दक्षिण भारत में साले एवं कैफोल्लार ये बुनकर थे। आधुनिक विश्व के औद्योगिक क्रांति के लिए कौन सी उद्योग जवाबदेही थी? आधुनिक विश्व जो था उसमें वस्त्र एवं कपड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग, ये दो उद्योग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल में भारतीय कपड़ा उद्योग को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। जो ब्रिटिश मशीनों से कपड़े बनते थे वहाँ से सस्ते बन कर के आ जाते थे, हमारे यहाँ लेबरी ज़्यादा होती थी, और औपनिवेशिक सरकार द्वारा इस उपयोग के संरक्षण के लिए कोई सुरक्षा नहीं दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को निम्न कारणों से फलने फूलने का अवसर मिला। इन किन कारणों से? तो सीधी सी बात है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सूती वस्त्र उद्योगों को किन कारणों से फलने फूलने का अवसर मिला? ब्रिटेन के सभी औद्योगिक कंपनियां विश्व युद्ध के लिए साजो सामान तैयार करने में लग गईं, और जब वो विश्व युद्ध की तैयारी करने लग गईं तो कंपनी का काम तो नहीं होगा, वहाँ पर वस्त्र उद्योग कमज़ोर पड़ गया, और भारत में वस्त्र
का आयात कम हो गया, जिससे भारतीय कपड़ों की मांग भारत में बढ़ गई और ब्रिटेन द्वारा सैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़े की उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी। अगला है, यूरोप में किस तरह के कपड़ों की मांग थी? यूरोप में भारत में बनी मलमल, कैलिको, सेठ कांसा, बंडाना एवं जामदानी इत्यादि कपड़ों की भारी मांग थी। जामदानी क्या होता है? तीनों को देख लीजिए। प्रायः सलेटी और सफ़ेद रंग का बारीक मलमल होता है, जिस पर करघे में सजावटी चिन्ह बुने होते हैं। इनकी बुनाई के लिए आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था। बांडाना क्या है? बांडाना शब्द का प्रयोग गले या सिर पर पहनने वाले किसी चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता था। अगला है, अंगरिया कौन थे? अंगरिया कौन होते हैं भाई? अंगरिया लोहा बनाने वाले लोगों का एक समूह होता है, एक घुमंतु समूह होता है और ये लोग लोहा गलाने की क्रिया को जानते थे। अगला है, बनारस हिंदू कॉलेज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना कब और क्यों हुई? 1971 में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। ये वजह थी बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना। नेक्स्ट, विलियम जोन्स कलकत्ता कब आए थे? विलियम जोन्स ये 1783 में कलकत्ता आए थे। विलियम जोन्स कब आए थे? 1783 में। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1835 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक तथा नैथेनियल हॉलैंड ने की थी। प्राच्यवादी शब्द का आशय स्पष्ट कीजिए, अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्राच्यवादी शब्द का अर्थ क्या है? एशिया की एक भाषा है, एशिया की भाषा संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोगों को प्राच्यवादी कहा जाता था। जो संस्कृत भाषा थी उसका जो अच्छा ज्ञान रखते थे। ईसाई प्रचारकों ने भारत में सबसे पहले कहाँ अपना मिशनरी खोला? ये सेरामपुर में खोला था, सेरामपुर। आपके अनुसार वुड के नीतिपत्र के कौन से बिंदु आज भी हमारे शिक्षा का प्रतीक हैं? शिक्षा का व्यवहारिक लाभ, शिक्षा में नैतिक चरित्र का उत्पादन। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध क्यों किया? क्योंकि प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों को नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिक उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। अगला है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना 1901 में किसने की? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की